भारतीय सरकार ने बजट 2026 से 27 में भारतीय किसानों के लिए क्या नई योजनाएं बनाई है, आज उसको विस्तार में समझेंगे। और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। लास्ट में प्रैक्टिस सेट है, तो प्रैक्टिस सेट के अंदर आप लोग प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी एक तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको डाटा मिल जाएगा बहुत ही बढ़िया। और अगर हम बात करें आज की इस वीडियो की, क्यों हम लोग कृषि के क्षेत्र से ही शुरू कर रहे हैं, देखिए उसका रीजन है क्योंकि इकोनॉमी जो है क्षेत्रों में डिवाइड है, तो हम लोग पहले प्राथमिक क्षेत्र से ही इसका आरंभ कर रहे हैं। अगर आप यहां पे देखेंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जितनी भी स्कीम्स आई है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया उसके लिए, गवर्नमेंट ने यहां पे एम्फसाइज मतलब कि जोर दिया है यहां पे रूरल एरियाज के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने से। उसके बाद जितनी भी फार्मर्स की इनकम है उसको बढ़ाने के लिए कौन कौन से क्षेत्र में, जैसे कि मत्स्य पालन है, जैसे कि पशुपालन है, या फिर हाई वैल्यू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को और इंक्रीज करने में, बूस्टअप करने में, एआई टूल्स को यहां पे एग्रीकल्चर के साथ जोड़ने में। अब आपको मैं एक चीज बता दूं, ये सभी हो किस लिए रहा है, ताकि हम लोग ये इनिशिएटिव्स जो है बेसिक बुनियादी ढांचा जो है उसके लिए प्रिपेयर कर सके। दूसरा, यहां पे मार्केट के साथ उसका लिंकेज जो है बना सके। इसके अलावा जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स है उन सभी के लिए प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज हो, चीजें बहुत सरल हो जाए, ये सभी के लिए गवर्नमेंट यहां पे कदम उठा रही है। अब देखिए, आपको पता होगा जो इकोनॉमिक सर्वे आया था अभी, इकोनॉमिक सर्वे आया था आपका 2025 से 26 का, उसमें एग्रीकल्चर के लिए मतलब कि कृषि प्रधान क्षेत्र के लिए, कृषि के लिए क्या बोला गया, यहां पे लिखा था ये बहुत ही स्टेबल रहा था, और स्टेबल के साथ साथ ये बहुत यहां पे रेजिलियंस देखा गया था। अब एक और चीज है, यहाँ पे डाटा के साथ साथ बताया गया था हर एक चीज के बारे में। देखिए जैसे एग्रीकल्चर में कहा गया, यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी जो देखी गई थी वो फिशरीज में, मत्स्य पालन में देखी गई थी, और कितनी थी, लगभग 8.8% थी। और उसके बाद क्या थी, लाइवली स्टॉक मतलब कि पशुपालन के अंदर देखी गई थी, वो कितनी थी, 7.1% थी। इसके अलावा यहाँ क्रॉप्स में कितनी देखी गई, तो फसलों में सिर्फ और सिर्फ 3.5 से 4% तक देखी गई है। 3.5 से 4% तक की ग्रोथ जो है यहां पे देखी गई। इन्हीं के अकॉर्डिंग अब यहां पे बजट में नई स्कीम्स बनी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है फिशरीज, मत्स्य पालन। अब इस मत्स्य पालन के अंदर क्या कहा है सरकार ने, देखा कि भाई रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं, तो नेचुरल रिसोर्सेज इन सभी को बढ़ावा देने के लिए नए सरोवर बनवाए जाएंगे। तो उन्हें क्या नाम दिया गया है, अमृत सरोवर। जितने भी तटीय क्षेत्र हैं इन सभी के लिए क्या कहा गया है कि यहाँ पे वैल्यू चेन्स क्रिएट करवाई जाएगी, ताकि मार्केट के लिंकेजेस जो हैं वो स्थापित हो सके। इससे होगा क्या, जितने भी नए स्टार्टअप्स हैं, जो भी नई वुमेन्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, उनके लिए काफी फायदा रहेगा। और अगर बाय चांस किसी भी फार्मर के पास रिसोर्सेस थोड़े बहुत भी नहीं है, तो यहाँ पे उनके जॉब प्रोवाइड करवा देंगे। मतलब वो स्मॉल फार्मर्स है तो उनको फिश फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन क्या देगी, उनके लिए जॉब्स प्रोवाइड करवा देगी। ये थी मत्स्य पालन के लिए, फिशरी सेक्टर के लिए। फिर है एनिमल हस्बेंड्री के लिए गवर्नमेंट ने क्या इस बजट में बोला है, तो गवर्नमेंट ने पशुपालन के लिए यहाँ पे क्या कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जितने भी एंटरप्रेन्योरशिप्स है ना, हम उन सब के लिए बहुत सारे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि पशुपालन एक बहुत बड़ी श्रृंखला में है हमारे यहाँ पे इंडिया में। अब उसमें आप लोग अगर एनिमल्स को रख रहे हैं तो उनका स्वास्थ्य जो है प्रायोरिटी रहेगा। तो उसी से रिलेटेड हमारी पहली स्कीम क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। दूसरी है मॉडर्नाइजेशन के लिए, यानी कि नई तकनीकों में सुधार करने के लिए, मॉडर्न वेज अपनाने के लिए लाइवली स्टॉक के अंदर। फिर इंटीग्रेट करेगा ये वैल्यू चेन्स को, ताकि लाइवली स्टॉक, डेयरी, पोल्ट्री, इन सभी चीजों में बढ़ोतरी हो सके। अब लाइवली स्टॉक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पे, जिस तरीके से फिशरी सेक्टर में यहाँ पे जॉब्स क्रिएट हो रही थी, वैसे ये भी जॉब्स को क्रिएट करेंगे और प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे। एक बार इस स्कीम को इन डिटेल थोड़ा देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे बोला गया है। तो गवर्नमेंट ने ये जो लोन, क्रेडिट लिंक सब्सिडीज और ये जो स्कीम है, ये किसके लिए बनाई गई है, ये कहते हैं ये जो सब्सिडी स्कीम है ये सपोर्ट किस लिए करेगी, ये स्कीम बोलते हैं वेटरनरी जितने भी कॉलेजेस है उनको स्थापित करवाएगी। ठीक है, इसके बाद उसमें हॉस्पिटल भी खुलवाएगी, ताकि एरिया के आसपास जो पशुपालन कर रहे हैं उनके आसपास ही हॉस्पिटल, अस्पताल भी हो, ताकि वो जल्दी रीच कर पाए और चीजें जो है उनसे संभल पाए। इसके अलावा डायग्नोस्टिक लैब भी यहाँ पे खुलेगी, ब्रीडिंग सेंटर्स खुलेंगे, और निजी क्षेत्र जो है ना, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी ताकि वो यहाँ पे स्टैब्लिश कर सके वेटरनरी हॉस्पिटल्स को।
यहाँ पे कोलैबोरेशन गवर्नमेंट करेगी फॉरेन के इंस्टीट्यूशंस के साथ, ताकि कोई नई वैक्सीन आ रही है, कोई नई अगर बीमारी है, उन सभी का जल्दी पता लग सके। अब इसके बाद है आप लोगों का हाई वैल्यू एग्रीकल्चर। तो इसमें कौन सी ऐसी फसलें हैं जो हाई वैल्यू रखती है हमारे यहाँ पे? सबसे पहली है कोकोनट। तो कोकोनट हुआ जो कि हमारे पूरे वर्ल्ड में हम लोग टॉप प्रोड्यूसर हैं उसके। उसके बाद ऐसी चंदन, कोको, काजू, इन सभी को प्रायोरिटी पे रखा गया है, जो कि हाई वैल्यू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अंदर डाला गया। इसमें नई स्कीम्स बनाई गई है। अब इन स्कीम्स की अगर हम बात करेंगे ना, तो स्कीम्स में सबसे पहले है कोकोनट प्रोडक्शन और प्रमोशन स्कीम। ये कोकोनट प्रमोशन स्कीम के अंदर ये क्या कह रहे हैं कि भाई देखिए, एक तो हम लोग पहले ही वर्ल्ड के टॉप प्रोड्यूसर हैं, दूसरी चीज 30 मिलियन लोग इससे जुड़े हुए हैं, और उसमें से 10 मिलियन तो फार्मर ही हैं। कौन है? 10 मिलियन फार्मर हैं। तो ये लोग चाहते हैं कि इनके जो पुराने पेड़ है ना, उसको नई हाई यील्ड सैपलिंग्स के साथ रिप्लेस कर दे, ताकि प्रोडक्शन जो है बहुत बूस्ट अप हो सके। इससे क्या होगा? ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, एक्सपोर्ट हमारे इंक्रीज हो जाएंगे, और एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे तो अगेन वही साइकिल रिपीट होगी, फॉरेन एक्सचेंज आएगा, नई चीजें होंगी, इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी, यहाँ पे जॉब्स भी क्रिएट होंगी, राइट। उसके बाद है कैशू एंड कोका प्रोग्राम। अब कैशू और कोका का मतलब है कि यहाँ पे चाहते हैं सेल्फ रिलायंट बने पहले इंडिया, और इसके बावजूद सेल्फ रिलायंट बनने के बावजूद प्रीमियम क्वालिटी बनाए, ताकि ये एक प्रीमियम ब्रांड की तरह ना पूरे वर्ल्ड में इसको शोकेस कर सके। लेट से आप लोगों को बहुत भूख लगी है, तो आप लोग सबसे पहले अगर नॉर्थ इंडियन थाली देखते हो तो हल्दीराम के पास भागते हो। क्यों? क्योंकि इसकी एक ब्रांड वैल्यू है। ऐसे ही इंडिया में काजू और कोका की क्या चाहते हैं? प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाना चाहते हैं। कौन से वर्ष तक के अंदर? 2030 तक के अंदर, ठीक है। अब दूसरा है सैंडलवुड्स एंड नट्स। सैंडलवुड मतलब चंदन होता है, और चंदन के लिए क्या चाहता है? इंडिया चाहता है इसकी ग्लोरी मेंटेन रहे। इसके लिए यूनियन गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करके यहाँ पे इनकी पोस्ट हार्वेस्ट और इसके अलावा यहाँ पे कल्टीवेशन को बूस्ट करवाना चाहते हैं, ठीक है, और इसकी प्रोसेस को स्मूथ करवाना चाहते हैं। फिर है नट्स रिजुविनेशन। इसके अंदर क्या होगा? जितने भी आपके प्रोग्राम्स है और जो लो यील्ड्स ऑर्चर्ड्स हैं, इन सभी को आप लोग हाई यील्ड्स ऑर्चर्ड्स बनाओगे। यहाँ पे वॉलनट्स हुए, आलमंड्स हुए, ठीक है, यानी कि अखरोट हुए, बादाम हुए, इन सभी के लिए क्या करने वाले हो? आप लोग इसको हाई डेंसिटी बनाने वाले हो, ठीक है। और इसमें जो भी युवा आए, ताकि उसकी इनकम भी अच्छी रहे और इसके अलावा उसको वैल्यू एडिशंस भी यहाँ पे मिलती रहे। अब सबसे लास्ट में हमारा आता है कि एआई का ऐसा क्या यहाँ पे यूज आने वाला है जो हमारी कृषि के साथ जुड़कर कृषि को एक नए स्तर पर लेकर जाएगा। तो यहां आती है बात भारत विस्तार की। ये जो विस्तार है ना, इसका एक फुल फॉर्म है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। तो वर्चुअली आप लोग एग्रीकल्चर के रिसोर्सेज को इंटीग्रेट करके चीजें देख सकते हैं। अब इसमें क्या है? भारत विस्तार के अंदर मल्टी लैंग्वेज रहेगा, हर एक भाषा में रहेगा, क्योंकि एआई को यूज कर रहे हो, राइट। और इसमें एग्री स्टैक का भी यूज होगा। ये एग्री स्टैक क्या है? तो इसको बता दूं मैं, ये डीपीआई है। तो डीपीआई का मतलब होता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। किसके अंडर आता है ये मंत्रालय जो है इसका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है। और इससे होगा क्या? इसके अंदर है क्या इस ये एग्री स्टैक के अंदर? तो यार एग्री स्टैक जो है ना, एक डाटा लेके चलता है। वो डाटा किसका है? फार्मर, किसानों का, उन लोगों के पास जो लैंड है उसका, और जो भी वो क्रॉप्स बना रहे हैं उन सभी का डाटा है। मतलब वाइडर स्कोप डाटा है इसके पास। और ऐसे ही ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जो है, इन सभी के साथ ये वर्क करेगा एआई, ताकि यहाँ पे कस्टमाइज्ड, मतलब होता है ना कि आपके लिए खुद एक कस्टमाइज प्लान बना रहे हो, इस तरीके से हर एक फार्मर के लिए ना एडवाइसेस देने के लिए, हर चीज के लिए कस्टमाइज प्लान बना सके। अब ये करेगा क्या? इससे होगा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, डिसीजन मेकिंग पावर जो है एक किसान की वो काफी अच्छी हो जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी उसमें, बड़ी जल्दी डिसीजन ले पाएगा वो। इसके अलावा जितना भी उस पर रिस्क है भाई वो बहुत कम हो जाएगा। रिस्क कैसा? कोई नई डिसीज आने वाली है, या फिर मैं कहूँ कोई नेचुरल क्लेमिटी आने वाली है, ये सभी से उसको पहले ही एक संकेत दे दिया जाएगा, राइट। तो ये था आज की वीडियो में पूरा कृषि के ऊपर जितनी स्कीम्स गवर्नमेंट ने निकाली है उसकी एक वीडियो। और अगर आप लोगों को इसके एमसीक्यूज चाहिए, एमसीक्यूज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी पोस्ट कर दिए हैं, आप जाकर उसे एक्सेस कर सकते हैं।
टेलीग्राम चैनल की आईडी है राधिका स्टडी IQ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट्स लिखना मत भूलिएगा, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितनी भी फैमिलीज है जो गांव के एरिया में रह रहे हैं, उनके लिए कितने फायदेमंद है ये, उनको भेजने के लिए शेयर जरूर करिएगा। और अगर ऐसी और वीडियोस आपको चाहिए तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर जरूर जाना। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।